जब मैं ध्यान करने के लिए बैठा, कोई 20 मिनट में ही मेरे स्पाइन में इतना स्ट्रॉन्ग कुछ बहता हुआ फील हुआ कि मुझे वहाँ से उठना पड़ा। तो उस अनुभव ने मुझे भीतर से झकझोर दिया कि ये पिरामिड क्या है। एक दिन अचानक से ध्यान के दौरान मुझे बुद्ध के दर्शन हो गए। बुद्ध की तरफ से मैसेज आ रहा है, नो हरी, नो वरी, नो जजमेंट, नो कंप्लेंट। मुझे अपने पास्ट लाइफ के आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, दूसरे लोगों में ट्रैवल करने का एक्सपीरियंस, ल्यूसिड ड्रीमिंग, संभाला के एक्सपीरियंस, ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए। जो मैंने MBBS की मेरी पढ़ाई है, तो ह्यूमन बॉडी को, बायोलॉजी को मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ। वो मुझे काम आती है जब मैं एनर्जी मेडिसिन के माध्यम से लोगों का इलाज करता हूँ। जब पत्री सर से मैं पहली बार मिला तो मैंने ओशो को बहुत पढ़ा हुआ है और ओशो को पढ़ने से हमारी बुद्धि तार्किक हो जाती है। पत्री जी कहते हैं कि मृत्यु, डेथ इज नॉट द एंड बट कॉमन। यह बात मैंने नाना जी से पहले से सीखी हुई है। स्पिरिचुअल कंडीशनिंग मेरे माइंड की हुई है। नमस्कार दोस्तों, PMC हिंदी के खास कार्यक्रम आत्मा की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आत्मा धरती पर शरीर धारण करती है, स्वयं को और निखारने के लिए, अनुभवों के लिए। वो परिस्थितियाँ भी चूज़ करती है, परिवारजन भी चूज़ करती है। कुछ सीखती है, कुछ सिखाती है और अपने पर्पस ऑफ लाइफ, जीवन में उसको क्या करना है, इसकी ओर आगे अग्रसर रहती है। आज हम मिलेंगे सीनियर पिरामिड मास्टर डॉक्टर सौरभ रंजन जी से, जो कि 20 साल से ध्यान कर रहे हैं, दिल्ली में रहते हैं। प्रोफेशनली वो MBBS डॉक्टर है, परंतु आज की डेट में वो एक एनर्जी मेडिसिन के ऊपर काम करते हैं। डॉक्टर तो आज भी हैं, वो स्पिरिचुअल डॉक्टर हैं आज। तो उन्हीं से जानते हैं उनकी इस सुंदर यात्रा को। स्वागत करते हैं उनका। स्वागत करते हैं सौरभ जी आपका। नमस्ते। सौरभ जी, जैसा कि आत्मा धरती पर शरीर धारण करती है, उसके लिए वो अपने माता पिता का चयन करती है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपके माता पिता कौन थे, आपका जन्म कहाँ हुआ, इसके बारे में जानूँगी। मैं बिहार का हूँ और बिहार में भी गांव का हूँ। गया डिस्ट्रिक्ट में चिरकी गांव है, वहाँ पर मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी का नाम आनंद कुमार है, माताजी का नाम शांति देवी, और मेरी माँ जो है वो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट की है। पहले तो चिरकी में है, गया में। फिर पिताजी बेहतर रोजगार, बेहतर जीवन की तलाश में पटना आ गए। बाद में मम्मी भी आ गईं। थोड़े समय पटना में बचपन बीता, लेकिन फिर मेरी मौसी मुझे नानी घर ले गई। अब वहाँ पे कोई नहीं रह रहा, लेकिन मेरा बचपन जो है, पूरा बचपन वो गांव में ही बीता है, संग्रामपुर में। सौरभ जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे आप पहले पटना में रह रहे थे, वो एक शहर है, वहाँ आप कितने साल रहे? सेकंड स्टैंडर्ड या थर्ड स्टैंडर्ड तक। वहाँ पे आप स्कूलिंग थी आपकी? हाँ, पटना सेंट्रल स्कूल, यस। तो उसके बारे में कुछ मतलब बताइए। छोटे छोटे बचपन में तो पेरेंट्स ही डिसाइड करते हैं, और बट पटना में हैं तो एक स्कूल में पढ़ रहे हैं। लेकिन फिर मेरी मेरी मौसी ने मुझे गांव ले गई, नानी घर। नानी घर में कोई बच्चा नहीं है, यह कहकर कि इसे मैं ले जाती हूँ। और उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने अपने बचपन में मैंने सहमति दी कि हाँ ठीक है, चलते हैं। मतलब मुझे तो उतनी समझदारी नहीं है कि सिटी का जो स्कूलिंग होगी वो बेहतर हो सकती है इंग्लिश मीडियम की, और वो गांव की हिंदी मीडियम की होगी। मैं तो बस अपने लड़कपन में, बचपन में हूँ, ठीक है चलूँगा मैं। तो मेरी मौसी मुझे ले गई। मतलब एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भले ऐसा है कि मतलब मैं इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ पाया, लेकिन जो उसके वो नहीं मिलते हुए जो मुझे अपने नानी घर में मेरे नाना जी और मेरी नानी
दोनों ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हैं, नाना जी विशेषकर। तो मुझे उनका साथ मिला, उनका मार्गदर्शन मिला, वो मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम अब है। अब जब हमने सोल जर्नी के बारे में अलग अलग किताबों में पढ़ लिया है, डॉक्टर ब्रायन वाइस, माइकल न्यूटन, रॉबर्ट स्वार्ट्ज, कॉस्मिक क्रेडल, तो समझ में आता है कि हाँ, ये मेरी लाइफ में कितना बड़ा प्लस पॉइंट है। लैंग्वेज की दिक्कत थोड़ी सी हुई, मतलब इंग्लिश से हिंदी मीडियम में चले गए, 10th तक हिंदी मीडियम में है, 10th के बाद फिर वापस फिर इंग्लिश मीडियम आया। लैंग्वेज की दिक्कत है, लेकिन जो स्पिरिचुअल कंडीशनिंग मेरे माइंड की हुई है, वो बहुत बड़ा एसेट है मेरे पास, मेरे जीवन की समझदारी का। जैसे पत्री जी कहते हैं कि मृत्यु, डेथ इज नॉट द एंड बट कॉमा। यह बात मैंने नाना जी से पहले से सीखी हुई है। मेरे नाना जी गांव में किराने की दुकान चलाते थे। वो ध्यानी थे, सत्संगी थे। हर सप्ताह में गुरुवार के दिन सत्संग होता है। मेरे घर, हमारे घर में बहुत बार होता था, या गांव में किसी ध्यानी के घर में होता था, हर हफ्ते होता ही था। तो बहुत बार उन सत्संग में भी भजन हो रहे हैं या सुन रहा हूँ क्या क्या बातें हो रही हैं। तो नाना जी का जो व्यवहार है कि दुकान में जो कस्टमर आ रहा है कुछ सामान लेने के लिए, बातें गांव में तो सभी एक दूसरे परिवार को जानते हैं और जान पहचान होती ही है कि कौन किसका भाई है, कौन किसका रिश्तेदार है। तो कुछ भी बात होती थी, कोई कहीं पे भी कोई झगड़े की बात है, तो नाना जी समझाते हैं, अरे जीवन तो क्षण भंगुर है, पानी का बुलबुला है, इसमें इतना ज़्यादा क्या सोचना। मेरे नाना जी आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हैं और उनको बोलना बताना उनको भी अच्छा लगता है। मतलब मैं एक तरह से देखूं कि मेरे जीवन में जो बोलने की प्रवृत्ति आई कि मैं आध्यात्मिक बातों को बहुत बोलता हूँ। मेरे नाना जी सामान दे रहे हैं, लेकिन सामान देते देते वो आध्यात्मिक ज्ञान भी साथ में देते रहते थे। सभी को समझाना कि ये जवानी जो है, ये जवानी भी तो कुछ दिनों की है। हर एक जवान व्यक्ति बूढ़ा होगा, है ना, हर एक बूढ़ा व्यक्ति मरेगा, है ना। तो जीवन तो बदलता है, इस बदलते हुए जीवन में मुंह नहीं रखो, है ना, जीवन को स्वीकार करो। तो यह सब जो आध्यात्मिक बातें हैं, ये बार बार सुनकर, बार बार देखकर, मतलब मेरे लिए बहुत सहज हो गई। तो पतंजलि से जब मैंने ये बातें जब ये सीखी, तो मेरे लिए पहले से ये प्रोग्रामिंग हो रखी है। हमारा जो भौतिक जीवन है वो परमानेंट तो नहीं है, मृत्यु किसी भी दिन हो सकती है। इसको बिल्कुल सहज भाव से स्वीकार करना। 2 साल पहले मेरी नानी का देहांत हुआ। जैसा मैंने और परिवारों में देखता हूँ, वैसा शोक का माहौल नहीं था। मतलब होता है थोड़ा सा, बेटियों का, मेरी जो मौसी हैं, मम्मी है, उनका थोड़ा सा था, लेकिन मतलब थोड़ा सा तो होता ही है कि जो इतने साल साथ रहे तो जाते हैं तो, लेकिन फिर भी बाकी परिवारों की तुलना में थोड़ा सा कम शोक है, कि स्वीकार भाव है कि जीवन तो ये मिटता है एक दिन। मतलब नाना जी से मैंने बहुत कुछ सीखा है। सौरभ जी, जैसा कि आप अभी बता रहे थे कि नाना जी से आपको बचपन से ही ये चीज़ें मिली, तो कैसे एक परिवार के अंदर, चाहे वो माता पिता हों या हमारे बड़े हों, एक संस्कार की हम बात करते हैं, कैसे हमारे अंदर अपने आप ही चले जाते हैं और जिसमें हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि हम रोज़ सुनते हैं उस चीज़ को, वो अपने अंदर अपने आप ही अंदर गहराई से बढ़ना शुरू हो जाता है। मैं अब आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके बचपन की कोई ऐसी आदत जो आज आप समझ रहे हो कि वो आदत सही नहीं थी? मेरे भीतर पढ़ने का शौक बचपन से है। पढ़ने के लिए, किताब खरीदने के लिए मैं अपने घर से पैसों की चोरी करता था। मतलब अब मैं सोचूं तो हंसी आती है। मतलब अगर अपने नाना जी से पूछता तो शायद वो दे ही देते, क्योंकि नाना जी का नेचर वैसा तो नहीं था। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मैंने पूछा नहीं। और कलर कॉमिक्स पढ़ने के लिए, सुपर कमांडो ध्रुव, है ना, नागराज, चाचा चौधरी, ये सब बहुत सारे कलर कॉमिक्स आते हैं। तो मेरा फेवरेट तो सुपर कमांडो ध्रुव है ना। कॉमिक्स शायद अभी भी चलती होंगी। तो उनको पढ़ने के लिए और दूसरी किताबों को पढ़ने के लिए मैं पैसे, जब कभी कुछ शॉपिंग खरीदना है, कुछ खरीदना है कहीं पर, तो थोड़ा सा इधर उधर करके मैं पैसे बचा लेता था, छिपा लेता था, है ना। और मतलब पूरा अच्छे हिसाब नहीं दिया, और फिर बाद में जाके मैं छुप छुप के किताबें खरीदता था और फिर पढ़ता था। और फिर बाद में जब पढ़ लिया, फिर उस किताबों का क्या विशेष महत्व है, तो कहीं पर किसी को दे दिया। और तो मतलब
बचपने की चोरी, मतलब एक है, मतलब ऐसा कहें कि अपने अपने माता पिता से, अपने पेरेंट्स से खुलकर बोलना चाहिए। मतलब मेरे नाना जी का स्वभाव ऐसा नहीं है कि वो मुझे मना करते, जैसा मैं अभी समझ रहा हूँ बाद में, लेकिन उस समय मेरे पास उतनी समझदारी नहीं थी, तो ऐसा भी मैंने किया है। बचपन में शैतानियाँ तो थोड़ी बहुत होती ही हैं, पढ़ाई से भागना, है ना, खेलने के लिए निकल जाना बिना बताए, है ना, तो फिर नानी की या नाना जी की डांट मिली, तो फिर धीरे से ये समझा कि हाँ, वो पेरेंट्स कंसर्न होते हैं, इसलिए बता कर जाना चाहिए। सौरभ जी, जैसा कि आप पहले गांव में थे, उससे पहले पटना में थे, फिर गांव में चले गए, फिर दोबारा से आप पटना वापस आए। आपका माहौल चेंज हो चुका था एक बारी, जो भी पढ़ाई का माहौल था। पर जितनी देर आप अपने गांव में रहे, क्या आपको कभी कोई फिजिकल चैलेंज आया? सभी के जीवन में चैलेंज आते हैं, मेरे जीवन में भी आए। गांव में चिकित्सा सुविधा तो नहीं के बराबर होती है, तो मैं गांव में 2 बार बुरी तरह से बीमार पड़ा हूँ। एक केस तो अनडायग्नोज ही रहा कि हुआ क्या था, मतलब मैं हिप जॉइंट पे कुछ हुआ और मैं मूव भी नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब 1-2 दिन के लिए ऐसा कुछ हुआ था। अब मेडिकल जांच ही नहीं हुआ तो कौन सी बीमारी थी वो कह नहीं सकते, लेकिन हाँ, बस भविष्य में कोई बड़ी बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई तो लेकिन एक बार मुझे जॉन्डिस हो गया था, और मतलब गांव में जॉन्डिस के लिए तो वैसे लीवर 52 गोली होती है, लेकिन मेरे परिवार में जो है वो प्राकृतिक माहौल है ना, वो एलोपैथिक दवाइयों को बेचते हैं, मतलब चूंकि हमारी किराने की दुकान थी और गांव में किराना की दुकान के साथ ही दवा की दुकान भी मिल जाती है, तो हम दवा बेचते हैं, लेकिन हम खाना पसंद नहीं करते, हमारे हमारे परिवार में कोई भी, जब तक कोई बहुत ज़रूरी चीज़ ना हो जाए। तो जॉन्डिस मुझे हुआ है, मुझे बिना दवा का ठीक करने के लिए मेरे नाना नानी ने मुझे ये बोल दिया कि तुम्हें फल खाना है, साग खाना है, रोटी चावल नहीं खाना है जब तक ठीक नहीं होगा। तो मैं 1 महीने 2 महीने कोई सिर्फ फल और सब्जी ही खाया, और बचपन में मुझे रोटी खाना बहुत ज़्यादा पसंद भी नहीं था, तो फल खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, साग खा रहे हैं, दही खा रहे हैं, तो मैं तो और एक ऐसे से खुश हो गया, मतलब मेरे मन में ऐसा भी आया कि ये जॉन्डिस से पहले क्यों नहीं हुआ। और फिर गांव में ऐसा कहते हैं कि जब अगर उस समय जब बारिश होती है तो बारिश के पानी में नहाना भी वो हीलिंग करता है। तो बचपन में पानी में खेलना, पानी में नहाना ज़्यादातर बच्चों को अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। तो पानी में मतलब ऐसे भी तो नहाते हैं तो कोई रोकता नहीं है, लेकिन रिकमेंड करते हैं जब, तो और मुझे इस बात की खुशी है ना कि गांव में जो हमारे गांव का आंगन था उसमें छत से पानी जो गिरता है, तो वहाँ पर पानी की धार बन के गिर रही है, तो वहाँ पे बैठ के नहाना, मतलब वो प्रकृति के ढंग से इलाज होता है, तो वो खेल खेल में हो जाता है। तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है, जब मैं अब बहुत लोगों को समझाता हूँ कि प्रकृति से हमें जुड़ना चाहिए, प्रकृति में सबसे ज़्यादा हीलिंग एनर्जी है। तो बचपन में मेरे साथ तो ऐसा हुआ ही है। सौरभ जी, जैसा कि आपने अभी बताया कि आपको पानी में नहाना अच्छा लगता है, ये मेरे जीवन का भी एक बहुत बड़ा अंग है। आज भी मुझे मौका लगता है तो बारिश होती है तो मैं बाहर अपने आंगन में बाहर आके ऐसे ही खड़ी हो जाती हूँ और बारिश का एंजॉयमेंट पूरी तरह से लेती हूँ कि कैसे एक एक बूंद नीचे गिरती है। तो जो उसका प्रकृति का जो आप मज़ा कह रहे हैं, तो अभी मुझे भी याद आ गया कि इसको मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मैं आपसे ये और जानना चाहती हूँ सौरभ जी कि जैसे आप पटना वापस आए, गांव के अंदर आपने बताया कि आप हिंदी में पढ़ते थे, तो अब आप पटना वापस आ गए, बड़े शहर में, बड़ी पढ़ाई, तो उसके लिए आपका जो चैलेंज था उसके बारे में जानना ये चाहेंगे। तो 3 साल के लिए मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चैलेंज था। मुझे अब हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ, इंग्लिश वर्ड समझ में ही नहीं आते हैं,
जो बायोलॉजी की क्लासेस होते थे, बॉटनी क्लासेस, जूलॉजी क्लासेस, उसमें मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा कुछ समय के लिए। टीचर बोल रहे हैं, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ ये क्या बोल रहे हैं। बहुत मेहनत कर के मैंने इंग्लिश सीखा, इंग्लिश न्यूज़ को सुनना, इंग्लिश किताबों को पढ़ना। मतलब जो कोर्स की किताबें होती हैं वो हम मजबूरी बस पढ़ते हैं, इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश किताबों को पढ़ना, तो वो करने से, इंग्लिश का न्यूज़ सुनने से और थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, तो इंग्लिश लैंग्वेज कंफर्टेबल हो गई। लेकिन हाँ, कुछ महीने बहुत स्ट्रगल वाले रहे कि मैं समझ नहीं पा रहा था। मुझे इंग्लिश बोलने में, समझने में तो दिक्कत होती ही थी, पहले बोलने में भी दिक्कत होती है। यहाँ तक कि जब मैं मेडिकल कॉलेज में पहुँच गया, वहाँ पर जब प्रोफेसर से बात करते हैं तो मोस्टली इंग्लिश करते हैं। मैं इंग्लिश में बात नहीं कर पाता, इसलिए मैं अपने क्वेश्चंस क्लियर नहीं कर पाता था। तो ये काफ़ी स्ट्रगल वाला फेज रहा है मेरा। लेकिन फिर धीरे धीरे अल्टीमेटली लैंग्वेज का बैरियर ख़त्म हो गया। और यही बात जो है बहुत लोगों के लिए मैसेज हो सकती है कि लैंग्वेज हमारे सीखने का बैरियर नहीं बनता है अगर हम उसमें लगे रहें। तो हम बस छोड़े नहीं, हम उसके पीछे पड़े रहेंगे। अगर किसी भी चीज़ के पीछे पड़ जाएं तो वो चीज़ आ ही जाएगी। तो परिस्थितियों बस मुझे पढ़ना था, तो करते करते मैंने सीखा। सौरभ जी, आपने एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए मेहनत करनी शुरू करी। आपने एमबीबीएस का फील्ड क्यों चूज करा? मतलब अगर सिर्फ सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मेरे परिवार में कई सारे डॉक्टर हैं। मेरे 2 मामा डॉक्टर हैं, दोनों एमबीबीएस कर रहे थे, एक एमडी कर रहे थे, पीजी। तो सामाजिक दृष्टिकोण से तो वही है कि परिवार में अगर एमबीबीएस कोई कर रहा है तो फिर बायोलॉजी ले लेते हैं। और ऐसे भी बिहार में मेडिकल और इंजीनियरिंग, यही दोनों फील्ड ज़्यादा चलते हैं। नए करियर ऑप्शन जो आए हैं वो उसकी अवेयरनेस अभी थोड़ी कम है, मतलब धीरे धीरे बढ़ रही है, पहले तो और भी कम थी। तो ऊपर से देखा जाए तो यही कारण लगता है। लेकिन जब अब मैं अल्टरनेटिव मेडिसिन में जब मैं आ गया 2015 में, और एनर्जी मेडिसिन पर, अल्टरनेटिव मेडिसिन पे मैं काम कर रहा हूँ। मैं एलोपैथी मेडिसिन या कोई भी मेडिसिन मैं प्रिस्क्राइब रिकमेंड तो नहीं करता हूँ। लेकिन जो मैंने एमबीबीएस की मेरी पढ़ाई है, एमबीबीएस की पढ़ाई के बाद कुछ सालों का हॉस्पिटल का अनुभव है, तो ह्यूमन बॉडी को, जो बायोलॉजी को मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ। तो यह अंडरस्टैंडिंग, बायोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग, वो मुझे काम आती है जब मैं एनर्जी मेडिसिन के माध्यम से लोगों का इलाज करता हूँ। अब मैं एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, चक्रा थेरेपी, कलर थेरेपी, मुद्रा थेरेपी, ईएफटी के माध्यम से जब इलाज कर रहा हूँ, तो वो नॉलेज, मेडिकल नॉलेज मुझे काम आ रहा है। उसकी वजह से तुरंत मुझे कनेक्शन में जोड़ पाता हूँ। तो यह नॉलेज एमबीबीएस के कारण ही आया है। तो शायद आगे चलकर मुझे स्पिरिचुअल हीलिंग पर काम करना है, इसलिए मैंने मेडिकल साइंस की अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए मैंने एमबीबीएस को ज्वाइन किया होगा। सोल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझें तो इसके लिए मतलब मेरे परिवार में जो मेरे मंझले मामा हैं, जिन्होंने सबसे पहले एमबीबीएस किया, है ना, तो मैं कभी मेरे मन में उनके लिए भी ग्रैटिट्यूड आता है कि वो एक गांव में, हमारे परिवार में और कोई पढ़ा नहीं है एमबीबीएस के लेवल तक का, और फिर वो एमबीबीएस करने जा रहे हैं। थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा स्ट्रगल होता है ना। वो भी गांव से सिटी और मेगा सिटी में गए, तो उनके लिए भी ग्रैटिट्यूड आता है कि उन्होंने एक पाथ ब्रेक किया कि हाँ, हम गांव की लिमिटेशन जो है, जो लैंग्वेज का लिमिटेशंस है, जो फाइनेंशियल लिमिटेशंस हैं, उसको हम ओवरकम करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं भी उनके देखते देखते आगे आ गया। तो सौरभ जी, जैसा कि एडमिशन लेने के लिए हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी देने पड़ते हैं, उनके लिए भी आगे बढ़ना पड़ता है। और एक साथ साथ एक और चीज़ है कि ये जो मेडिकल की पढ़ाई है या इंजीनियरिंग है, इसमें पैसा भी बहुत खर्च करते हैं। तो उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ। अब देखिए, एक बार आगे जब हम बढ़ जाते हैं तो फिर जो रास्ते की रुकावटें आती हैं, अगर हमारा हिम्मत हो तो फिर पीछे नहीं जनरली जाते हैं
और वैकल्पिक व्यवस्था बनाने की कोशिश की जाती है। तो जो मैंने MBBS जो किया है, यद्यपि मैंने सरकारी कॉलेज से MBBS किया है, सरकारी कॉलेज की जो फ़ी होती है वो अगर बड़े शहरों की जैसे दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर स्कूलों में प्राइमरी बच्चों की जितनी फ़ी होती है कुछ उतनी फ़ी में सरकारी कॉलेज में MBBS कर लेते हैं। लेकिन फिर भी मुझे उस फ़ी के लिए भी लोन लेना पड़ा। मतलब मेरे पिताजी ने लोन अप्लाई किया और वो लोन अब चुकता हो गया है, लेकिन उस टाइम में उस फेज में जब फ़ी भरना है, मतलब एडमिशन करते समय भी पैसों का बंदोबस्त करना पड़ा, थोड़ा मांग कर इधर उधर से, और बाद में भी हर साल फ़ी देना पड़ता है। ऐसा भी हुआ कि पहले सेकंड ईयर की मेडिकल फ़ी मैंने फाइनल ईयर में जाके भरा, क्योंकि लोन के लिए अप्लाई किया था, पैसा आ गया था, आने वाला है पता है, लेकिन जिस समय जो डेट है उसमें पैसा नहीं है। तो प्रिंसिपल से मैं विशेष रूप से बात करने गया कि मेरी फैमिली सिचुएशन ऐसी है, तो मैं अभी एग्ज़ाम फ़ी नहीं दे पाऊँगा, तो मुझे एग्ज़ाम में अपीयर होने का परमिशन दिया जाए। तो प्रिंसिपल अच्छी रहीं, वाइस प्रिंसिपल मैम डॉक्टर आयते मैम, मतलब जो लाइफ में हेल्प करते हैं उनका नाम याद रहता है। तो उन्होंने परमिशन दिया और फिर एग्ज़ाम हुआ। तो जीवन में चैलेंजेस तो सबके लाइफ में होते हैं, लेकिन फिर जब हम लगे रहते हैं तो हम उससे बाहर भी आ जाते हैं। सौरभ जी, हमने एक बारी मेडिकल में एंटर कर लिया और आप पढ़ने भी लग गए, और आपने उसके बाद अपना एक नेक्स्ट जो स्टेप था कि आपने गवर्नमेंट जॉब भी कर ली। तो जब आप गवर्नमेंट जॉब में गए तब तक तो आप एज ए मेडिसिन रिकमेंड करते ही हैं, उस समय तो आप कर रहे होंगे, परंतु आपके जीवन में एक परिवर्तन के लिए आपने कब और कैसे सीखा कि दवाई की आवश्यकता नहीं है? जब मैं MBBS के बाद पहले तो PG करने के उद्देश्य से दिल्ली आया, लेकिन घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, तो फिर जॉब करना था तो जॉब करने लगे, फिर उसमें इन्वॉल्व हो गए, फिर PG करने का इंटरेस्ट भी थोड़ा कम हो गया। तो जब मैं दिल्ली में जॉब कर रहा हूँ और साथ में पहले कुछ समय PG के लिए पढ़ाई कर रहा था, और फिर अध्यात्म में भी किताबें पढ़ रहा हूँ, लुई एल्हे की किताब मेरे सामने आई, और जब मैं MBBS कर रहा था उस समय डॉक्टर ब्रायन वाइस की किताबों को पढ़ चुका था, जिसमें डॉक्टर ब्रायन वाइस कहते हैं कि हमारे 70% बीमारियों में कर्मा कारण होता है ना। तो कर्मा को तो दवाइयों से नहीं काटा जा सकता, और लुई एल्हे को जब पढ़ रहे हैं तो इसमें माइंड पे काम करते हैं। तो इन सभी नॉलेज को जब मैं पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, और पत्रिजी जी भी कहते हैं कि हमें दवाइयों का सेवन नहीं करना, दवाइयों पर निर्भर नहीं होना है, तो मेरे भीतर थोड़ा एक द्वंद्व चलता था। जब मैं हॉस्पिटल में जॉब OPD में IPD में, मतलब जो पेशेंट एडमिट होते हैं उनका IPD बोलते हैं, तो मेडिसिन तो लिखते हैं, देते हैं पेशेंट को मेडिसिन। तो आम अध्यात्म में हम इधर बोलते हैं कि हमें दवाओं पर निर्भर नहीं होना चाहिए, इधर मैं मेडिसिन लिख रहा हूँ। तो मेरे भीतर थोड़ा द्वंद्व था, मतलब चूँकि पैसों की ज़रूरत है इसलिए जॉब कर रहे हैं। तो फिर 2011-12 के आसपास फिर मैंने एक बार पति जी से पूछा कि मैं आगे क्या करूं, और उस समय फिर UPSC में अपीयर होने की भी बात हो रही थी। बिहार में तो UPSC का बहुत ज़्यादा क्रेज है IAS बनने का, तो मैंने भी सीरियस अटैम्प्ट दिए। तो उस समय मैंने पति जी से पूछा कि मैं क्या करूं, मतलब मैं मेडिकल PG में आगे बढ़ूं या मैं IAS के लिए करूं। तो फिर उस समय पत्री जी हम वही गाड़ी में जा रहे थे, पत्री जी पता नहीं उस दिन उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि अरे जो मर्जी है आपके करें, आपको आपके लिए सभी फील्ड ठीक है। मतलब मैं अब समझूं कि पत्री जी ने ऐसा क्यों कहा होगा, लेकिन उस दिन मुझे समझ आया कि पत्री जी मुझे क्लियर कट क्यों नहीं बोला। तो इसके बोलने के बाद मैं मन में सोच रहा हूँ कि मुझे ठीक से बता देते तो अच्छा रहता। फिर उन्होंने बोला कि आप PG कीजिए। फिर बोला कि अगर PG करूँगा सर तो मैं तो अभी दवाइयाँ लिखता हूँ, मुझे दवाइयाँ ही लिखनी पड़ेंगी। तो उस दिन एक बहुत फनी स्टेटमेंट पत्री जी ने बोला कि अरे लाल पीली गोली ही तो लिखनी है मतलब लेकिन मेरी अंतरात्मा तो गवारा नहीं कर रही है कि मैं मेडिसिन दूं। तो फिर मैंने UPSC का प्रिपरेशन शुरू किया, और जॉब करते हुए, मतलब चूँकि
फैमिली सपोर्ट नहीं है तो बैठ कर पढ़ाई नहीं कर सकते। तो पहली अटेम्प्ट में इनफैक्ट यूपीएससी का प्रीलिम्स भी मेरा क्लियर हुआ और मैं मेंस के एग्ज़ाम देने के लिए भी बैठा, और मेंस एग्ज़ाम में खैर नहीं हुआ। और फिर बाद में पत्री जी ने भी कहा कि यह फील्ड आपके लिए नहीं है। वो 1 साल उसके उस जब मैंने पूछा उसके 1 साल 2 साल के बाद कि ये फील्ड आपके लिए नहीं है। तो अब पीजी में मेरा इंटरेस्ट ख़त्म हो गया था और यूपीएससी अब फील्ड नहीं है, तो फिर क्या है वो क्लैरिटी नहीं थी। जॉब कर ही रहे हैं। पत्री जी ने बोला कि आपको फुल टाइम स्पिरिचुअलिटी में आना चाहिए, और फुल टाइम पीएसएसएम में तो प्रिंसिपल है कि हम ध्यान सिखाने का मनी एक्सचेंज नहीं करते हैं। बस मैंने पत्री सर की बातों को ओके किया कि हाँ ठीक है, पत्री सर की बात को अपोज तो नहीं कर सकते, लेकिन मेरे भीतर वो द्वंद्व चल ही रहा है कि करेंगे क्या, फुल टाइम स्पिरिचुअलिटी में कैसे आ सकते हैं, क्योंकि फैमिली सपोर्ट तो है नहीं। दिल्ली में मैं किराए पे रह रहा हूँ, किराया देने के लिए चाहिए, बहुत कुछ है, बहुत सारे खर्चे हैं। आप बार बार नाम ले रहे हैं पत्री जी का, ध्यान का, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपके जीवन के अंदर इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई? इसकी शुरुआत बचपन में हो गई थी, जब मैंने नाना जी को मैं देखता था कि वो किराने की दुकान थी, वो दुकान से आते थे और थोड़ा फ्रेश होने के बाद, हाथ पैर धोने के बाद, गर्मी के दिन में स्नान करने के बाद, फिर वो आधे घंटे के लिए, उसके आसपास के समय के लिए एक अलग कमरे में चले जाते थे ना, जिसको वो लोग भजन कहते थे, वो बेसिकली ध्यान ही है। और फिर नाना जी का शेड्यूल कितना भी बिजी हो, वो कहीं से भी ट्रैवल करके आए, कुछ भी हो, घर में गेस्ट आए हों, उनका एक फिक्स रूटीन है कि आधे घंटे के लिए उनको एक कमरे में चले जाना है, और फिर उसके बाद वो बाहर आएंगे, उसके बाद वो भोजन करेंगे या कोई मेहमान आए हैं तो बात करेंगे। तो उनको मैं देखता था कि हाँ कुछ ध्यान भजन कुछ करते हैं। मेरे नाना जी बिहार में ही जमुई डिस्ट्रिक्ट के एक आध्यात्मिक परंपरा जिसमें स्वामी माधवानंद हुए, उनसे उन्होंने दीक्षा ली हुई थी संन्यास की, ध्यान की, और उनके शिष्य स्वामी शब्दानंद जो हमारे घर अक्सर 2, 4, 6 महीने पर आया करते थे, तो उनसे वो मिलते हैं। उनको बहुत मेरे नाना जी बहुत रिस्पेक्ट करते थे अपने गुरुओं का। तो वो तो मैं देख रहा हूँ कि हाँ रिस्पेक्ट तो करते हैं, ध्यान करते हैं, लेकिन वहाँ पर बच्चों को ध्यान नहीं सिखाया जाता है। मतलब पीएसएसएम में सिखाते हैं ध्यान बच्चों को, लेकिन उस परंपरा में नहीं सिखाते हैं। तो ध्यान अच्छी चीज़ है ये पता है, लेकिन ध्यान क्या है ये नहीं पता है। जब मैं 11वीं करने के लिए पटना आ गया, और उस समय फिर मुझे ओशो की लाइब्रेरी मिली। मेरे पिताजी भी ओशो की किताबें पढ़ते थे, तो ओशो की मैं बुक्स पढ़ने लग गया। बुक्स पढ़ते पढ़ते देखा कि ओशो तो जगह जगह पर ध्यान की बात कर रहे हैं। तो मैंने पता किया, पिताजी अपने पापा से ही पूछा कि ओशो का ध्यान केंद्र कहाँ पर है। उन्होंने बता दिया कि इस एरिया में है। तो 11th में मेरे पास साइकिल हुआ करती थी, तो मैं उस ध्यान केंद्र में चला गया और वहाँ पर ध्यान करने लगा, और रोज़ मैं जाता था। दिन में एक बार जाना तो तय था, ज़्यादा दूरी नहीं थी, साइकिल से 10 मिनट लगते थे, और कभी कभी सुबह और शाम 2 बार जाता था। तो ओशो आश्रम में, ओशो मेडिटेशन सेंटर में मैंने ध्यान करना सीखा है। हाँ, ओशो की परंपरा में कई तरह के ध्यान होते हैं। सुबह डायनेमिक मेडिटेशन होता है, शाम में इवनिंग सत्संग होता है, नाद ब्रह्म ध्यान होता है, और जब शिविर होते हैं तब कई कई तरह के ध्यान प्रयोग होते हैं। वैरायटी ऑफ मेडिटेशन ओशो ने दिए हुए हैं। तो वहाँ पर जो होते हैं वो सभी मेडिटेशन मैंने किए हुए हैं। वहाँ पर 3 दिनों के शिविर होते हैं, तो शिविर भी मैंने कई सारे वहाँ पर अटेंड किए हैं। सौरभ जी, जैसा कि आप अभी बता रहे हैं, आपने ओशो की बहुत सी किताबें पढ़ी और फिर आपने ध्यान भी उनसे सीखा। तो आप जब ध्यान कर रहे थे ओशो का, तो आपके जीवन के अंदर क्या परिवर्तन आया और कौन सी ऐसी खास चीज़ है जो आपने सीखी? ओशो को ऑडियो कैसेट के माध्यम से सुनकर, और ओशो आश्रम में क्या होता है उसको अनुभव लेकर मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है। 2-3 बातें मैं बताऊंगा। स्वीकार करना,
इवनिंग मेडिटेशन के दौरान जब म्यूजिक चल रहा है तो मैं जो वहाँ पे ऑपरेट करने वाले हैं उनको बोलने का कि आवाज़ थोड़ी ज़्यादा है ना। मेरे साथ तो वहाँ पे और भी 10 लोग हैं, लेकिन वो तो आराम से बैठकर वो सुन रहे हैं। तो ऑपरेटर ने मुझे बोला, स्वामी जी स्वीकार करना सीखिए। तो उस समय मुझे कुछ सेकंड के लिए पिंच तो हुआ कि मुझे ऐसे बोल दिया, लेकिन बाद में समझ में आता है कि कितना महत्वपूर्ण है कि अगर बाकियों को वो ओके है तो मुझे भी स्वीकार होना चाहिए। तो स्वीकार करने का गुण, फिर जब ध्यान संघ में आते हैं तो कोई अलग अलग जगहों से है, लेकिन जब एक जगह बैठते हैं तो बहुत एक दूसरे का केयर करते हैं ना। एक नया परिवार बन जाता है आध्यात्मिक सर्कल में। तो उसका मैंने जाना कि जो स्पिरिचुअल बॉन्डिंग होती है वो हमारे बायोलॉजिकल बॉन्डिंग से भी कभी कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, जो आगे चल के भी मैंने दोबारा अनुभव किया पिरामिड सोसाइटी में। और फाइनेंशियल, वैसे तो ओशो के जो शिविर होते हैं उनमें शुल्क लिया जाता है, और शुल्क वैसे तो मीडियम बजट ही होता है, लेकिन अगर किसी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो उसको ज़्यादा भी लग सकता है। तो मैंने वहाँ पे देखा है कि वहाँ पे बाबा ऐसा बोलते थे कि अगर किसी ने कोई शिविर अटेंड नहीं किया और बाद में पता चला कि वो तो ध्यान करने के लिए आता है और लेकिन शिविर के दिन नहीं आया, तो क्यों नहीं आया? तो बाबा पैसे नहीं थे। तो अरे तो बोलना चाहिए, बताना चाहिए। मतलब वैसे तो पत्री जी ने तो बहुत अच्छे से बोल दिया है कि ध्यान के लिए मनी जो है वो क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, लेकिन जहाँ पर पैसे लिए जाते हैं जैसे ओशो की परंपरा में, वहाँ भी अगर जिन लोगों के पास सामर्थ्य नहीं होता है वो सोच के रुक जाते हैं कि मैं कैसे करूं। अगर वही थोड़ा सा अगर हिम्मत दिखाएं और जो भी मेन मुख्य इंचार्ज हैं, प्रमुख हैं, उनसे बात कर लें, तो बहुत बार सिंसियरिटी को देखते हुए जो आश्रम प्रमुख हैं वो परमिशन दे देते हैं कि हाँ ठीक है, इनके लिए शुल्क नहीं दिया जाएगा। तो हमें बात करनी चाहिए, मतलब हमें सिर्फ खुद से मन में नहीं सोच लेना चाहिए, जिसको हम कहते हैं कि जजमेंट, ये भी एक तरह का जजमेंट हो जाता है कि हम अपने आप को रोक लेते हैं ना। हमेशा हमें बात करनी चाहिए, हमेशा हमें आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, तो जो अच्छे लोग होते हैं वो सपोर्ट करते हैं। तो सौरभ जी, आपने जो मेन चीज़ें जो सीखी कि हमें कोई बात करनी है तो हमें उस परिस्थिति में अपने आप को खोलना चाहिए और अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए जो भी तरीका ढूंढना है, ताकि आपका इंटरेस्ट भी है और वो उस तरीकों को ढूंढा जाए। स्वीकार करना, एक छोटी एज में ये चीज़ सीख लेना कि हमें हर परिस्थिति को स्वीकार करना है, ये बहुत अच्छी बात है। तो आगे चल के जैसे आप MBBS के लिए महाराष्ट्र चले गए, तो उसके बाद आपका ध्यान कैसे कंटिन्यू रहा? थोड़े समय के लिए मेरा ध्यान डिसकंटिन्यू हो गया और इस बात का मुझे बहुत दुख हुआ। डिसकंटिन्यू इसलिए हो गया क्योंकि मेरी आदत जो है वो आश्रम में ध्यान करने की है। मैं अपने कमरे में, अपने घर पे ध्यान नहीं करता हूँ। माहौल परिवार में उतना नहीं था, मतलब आश्रम में ही जाकर ध्यान कर रहे हैं। तो जब मैं महाराष्ट्र सोलापुर आ गया तो अब ध्यान करने के लिए आश्रम में हम ध्यान करता हूँ, और मतलब जो ध्यान का कमरा है वो बिल्कुल शांत होता है, म्यूज़िक होता है या कभी कभी म्यूज़िक नहीं भी है तो बिल्कुल शांत होता है। वैसा माहौल तो मिलता नहीं है ऐसे नॉर्मल कमरे में और हॉस्टल में। तो मैं दुखी था कि मेरा ध्यान छूट रहा है। मतलब MBBS में हो जाने की खुशी होती है ना, ज़्यादातर लोग खुशी होते हैं कि MBBS में सीट मिल गई, गवर्नमेंट सीट मिल गई। गवर्नमेंट सीट और भी ज़्यादा अच्छी बात है, कम खर्चे में आपको अच्छा कॉलेज मिल जाता है। मुझे MBBS की खुशी नहीं है, मुझे इस बात का दुख है कि मेरा मेडिटेशन छूट रहा है ना। तो उन दिनों में चूँकि ओशो मेरे जीवन में थे तो ओशो को मैं गुरु मानता था। ओशो से मैं प्रार्थना करता था कि ये कैसी जगह है, यहाँ पे कोई ध्यान केंद्र तो होना चाहिए। मैं छत पर ध्यान करने की कोशिश करता हूँ, ध्यान लगता है, नहीं लगता है, और कोई आग जाए तो देखता है क्या कर रहा है। तो ध्यान को उतना लोग समझते नहीं है, थोड़ा अगर अरे अंधेरे में क्यों बैठा है, अकेले में क्यों बैठा है, तो वो उतना सपोर्टिव माहौल नहीं मिलता है हॉस्टल में ध्यान करने का।
तो उस समय थोड़ी पीड़ा हुई, थोड़ा मैंने शिकायत किया ओशो से कि ये कैसा है। प्रार्थना करता था कि मुझे मिलना चाहिए, मेडिटेशन सेंटर मिलना चाहिए, ध्यान के लोग मिलना चाहिए। वो प्रार्थना सुनी गई और मेरे जीवन में पति सर का पदार्पण हुआ। ओशो की मैगजीन्स मैं उसमें ढूंढता था कि कहीं पर सेंटर मिल जाए, मतलब सोलापुर का नाम आ जाए। मैंने एक दिल्ली के ओशो आश्रम में मैं फ़ोन किया कि मुझे बताइए कि सोलापुर में कोई ध्यानी साधक हैं या कोई सेंटर है। तो उन्होंने बोला कि हमें जानकारी तो नहीं है, आप इंटरनेट पे ढूंढिए, दिल्ली सोलापुर से काफ़ी दूर हो जाता है। तो आप अगर गूगल, इंटरनेट तो था, साइबर कैफ़े में था, मोबाइल में नहीं था उस समय। गूगल पे ओशो मेडिटेशन सोलापुर मैंने डालकर सर्च किया, psmmovement.org की वेबसाइट आ गई, उस पर ओशो का फ़ोटो देखा तो जान में जान आई कि हाँ कुछ भी तो मिला। फिर उसको वहाँ पे जो नंबर मिला लिखा हुआ था जीसी रेड्डी सर का, वो मैंने नोट किया। उसको मैंने कॉइन बॉक्स में फ़ोन किया कि क्या आप ध्यान कराते हैं? हाँ मैं कराता हूँ, आप कल मेरे ऑफिस आ जाएं। उनके ऑफिस का एड्रेस मैंने लिया और अगले दिन मैं उनके ऑफिस पहुँच गया। ऑफिस में पहुंचने के बाद उन्होंने ध्यान तो नहीं कराया, उन्होंने मुझे 2-3 किताबें दे दी कि आप पढ़िए और संडे के दिन मेरे घर पे आइएगा। ऑफिस के टाइम पे उनको भी टाइम देना उनके लिए मुश्किल था, तो वो किताबें मैं लेकर आ गया। अब वो किताबें में, उसमें किताबों में आउट ऑफ बॉडी के बारे में है, मतलब जो मैं पढ़ रहा हूँ मुझे समझ नहीं चल क्या रहा है, लेकिन आध्यात्मिक है ये तो लग रहा है और ध्यानी मिल गए हैं, तो उस बात की मुझे खुशी है। तो फिर मैं संडे को उनके घर पर गया, उन्हें बहुत प्रेम से बैठाया, ध्यान कराया। ध्यान अच्छा लगा क्योंकि मैं ओशो परंपरा में तो ध्यान तो करता ही हूँ, आनापानसती ध्यान ही उन्होंने कराया। ध्यान हो जाने के बाद हम टच में रहे। बाद में कुछ दिनों के बाद पत्री जी का आना हुआ सोलापुर, तब उन्होंने फ़ोन किया और उस समय मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, मेरे एक बैचमेट के पास था। उसका नंबर जीसी रेड्डी सर को मैं देकर आया था। उनको फ़ोन किया कि पति सर अभी आए हैं, आ जाओ। तो मैं अपने पीयूष के साथ गया पति सर से मिलने के लिए। तो इस तरह से पत्री जी से मेरा मिलना हुआ। फिर पत्री जी ने उस दिन ध्यान कराया और फिर बाद में वहाँ पर पिरामिड ध्यान सेंटर खुला, तो वहाँ पर फिर मेरा ध्यान जो है फिर से रेगुलर हो गया। मैं रोज़ पिरामिड सेंटर जाकर ध्यान करने लगा। सौरभ जी, जैसा कि आप पति जी के साथ मिले, आपकी पहली मुलाकात और जीवन में ना भूलने वाली, हमेशा उसको हम स्मरण रखें, वो हमारे जीवन के लिए एक उपहार बन जाती है, हीरा बन जाती है, उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ। जब पत्री सर से मैं पहली बार मिला तो मैंने ओशो को बहुत पढ़ा हुआ है और ओशो को पढ़ने से हमारी बुद्धि तार्किक हो जाती है ना। सभी को क्रिटिकल एनालिसिस करने वाले हम बन जाते हैं। तो पहली मुलाकात में मैं बस पति जी को बस मैं सुनता रहा हूँ, पति जी क्या बोलते हैं, कैसे समझाते हैं, मैं माइन्यूटली बस मैं ऑब्जर्व कर रहा था। सुनने पर मैंने ज़्यादा फोकस किया। पति सर ने जब ध्यान करा दिया और ध्यान करने के बाद जब जाने को हुए, तब मैंने पति जी से पूछा कि पति जी ध्यान में आगे बढ़ने के लिए क्या करना है, क्योंकि मैं पटना में ध्यान करता था और ध्यान में मेरी आगे बढ़ने की तमन्ना है। तो उन्होंने ध्यान में आगे बढ़ने के लिए ध्यान करना है, तो बहुत सिंप्लिसिटी के साथ। तो यह बात एक हुई और उन्होंने बुद्ध पूर्णिमा के प्रोग्राम के लिए पिरामिड वैली बेंगलोर इनवाइट किया। मैं जीसी रेड्डी सर और पीयूष के साथ गया बुद्ध पूर्णिमा में, वहाँ पे हज़ारों लोगों को ध्यान करते हुए देखा एक साथ। ये मेरे लिए बहुत ही अनूठा अनुभव था। और मॉर्निंग में, सुबह में अखंड ध्यान 2 घंटे 2.5 घंटे का तो होता ही है। उसके अलावा भी पिरामिड वैली में अंदर लोग ध्यान करने के लिए बैठे रहते हैं। तो किंग्स चैम्बर अभी नया बना था। बड़े पिरामिड में किंग्स चैम्बर, आप भी पिरामिड वैली गए हुए हैं, सेंटर में 1/3 हाइट का जो प्लेटफॉर्म है, तो वो प्लेटफॉर्म बिल्कुल नया बना था, तो ऊपर जाने की भी इजाज़त नहीं थी। उसके नीचे आप बैठ सकते थे। तो उसके नीचे जब मैं ध्यान करने के लिए बैठा, कोई 20 मिनट में ही मेरे स्पाइन में इतना स्ट्रॉन्ग
कुछ बहता हुआ फील हुआ कि मुझे वहाँ से उठना पड़ा। बाद में मुझे पता चला कि इसे तो कुंडलिनी कहते हैं। वैसे मैं ओशो मेडिटेशन सेंटर में 2 घंटे 3 घंटे मेडिटेशन में बैठ जाता हूँ, लेकिन किंग चैम्बर के नीचे मैं आंख बंद करके 20 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठ पाया उस स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लो की वजह से। तो उस अनुभव ने मुझे भीतर से झकझोर दिया कि ये पिरामिड क्या है, और ये ऊर्जा क्या है जो मुझे मेडिटेशन में फील हुई। और इस तरह की बातें पत्री जी बहुत आराम से करते हैं। पत्री जी के साथ जो अलग अलग पिरामिड मास्टर्स हैं, वहाँ पर अनुभव शेयरिंग होती है। पत्री जी के हर एक प्रोग्राम में कई सारे मास्टर्स करते हैं। तो जो अध्यात्म की गहरी बातें हैं वो इस समय तो बहुत सरलता से है। तो उस बातों से मैं इंस्पायर्ड हुआ। और पत्री जी किताब पढ़ने के लिए बोलते हैं। किताब पढ़ने का शौकीन तो मैं बचपन से था, तो मुझे यह भी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट मिल गया कि यहाँ पे पढ़ने के लिए मेरे पास मुझे किताब चाहिए, और यहाँ पे बहुत सारी किताबें हैं। और पत्री जी अपने आप को स्पिरिचुअल साइंटिस्ट कहते हैं। तो मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ, तो साइंस तो हम पढ़ रहे हैं, है ना। और ओशो भी बोलते हैं मानो मत जानो, यानी कि साइंटिफिक टेम्परामेंट। पत्री जी भी बोल रहे हैं कि मैं स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हूँ। एक्सपेरिमेंट करो, मेडिटेशन का एक्सपेरिमेंट करो, मेडिटेशन के अलावा थर्ड आई के एक्सपेरिमेंट करो, और जो 40 डेज़ के अलग अलग एक्सपेरिमेंट होते हैं, 200 डेज़ के एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो उन एक्सपेरिमेंट्स को जो कि मैंने जीसी रेड्डी सर के मुंह से सुना और दूसरे पिरामिड मास्टर्स के माध्यम से जो मैगजीन में छपता है, तो उनको पढ़ने के बाद मेरे भीतर भी एक्सपेरिमेंट करने की तमन्ना हुई कि हाँ, मुझे भी बुद्धा से बात करनी है। और ऐसा संकल्प लेकर हम ध्यान में बैठ जाते हैं। ये मैंने सोचा, और जिस दिन सोचा उस दिन कुछ नहीं हुआ। उसके 2-4 दिन, हफ्ते 10 दिन तक भी कुछ नहीं हुआ। और कुछ दिन हो गए तो मैं उस अपने संकल्प को भूल गया, लेकिन ध्यान तो मैं रोज कर रहा हूँ। फिर एक दिन अचानक से ध्यान के दौरान मुझे बुद्ध के दर्शन हो गए, और दर्शन के साथ साथ बातचीत भी शुरू हो गई। मतलब जो सुन रखा है कि हाँ, जीसी रेड्डी सर मैगजीन को पढ़ते हैं, सुनाते हैं, मास्टर से हमें बात करनी चाहिए, यह बात सुनी हुई है मैंने। तो वैसा बात शुरू हुई, और फिर मैं भी प्रश्न पूछ रहा हूँ, है ना, बुद्ध के साथ। और बुद्ध के बाद फिर अलग अलग मास्टर के साथ मुलाकात की, बातचीत की, बहुत अच्छे, उनसे मुझे बहुत गाइडेंस मिला। बुद्ध के दर्शन हुए, उस दर्शन से ही मैं बहुत आह्लादित हो गया। लेकिन दर्शन से भी ज़्यादा बुद्ध की तरफ से मैसेज आ रहा है। ध्यान के दौरान कोई शब्द तो नहीं है, लेकिन वो मैसेज डाउनलोड हो रहे हैं। मैंने तुम्हें पहले 4 आर्य सत्य बताए हैं, आज मैं तुम्हें 4 पॉइंट और बताता हूं। नो हरी, नो वरी, नो जजमेंट, नो कंप्लेन। सौरभ जी, मैं आपसे बीच में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो पहले 4 थे, हम वो भी जानना चाहते हैं। बुद्ध के 4 आर्य सत्य बुद्ध की पॉपुलर टीचिंग है। जीवन में दुख है, दुख के कारण है, कारण का निवारण है, कारण को दूर किया जा सकता है। लाइफ में सफरिंग तो है, सभी के जीवन में सफरिंग है, कभी सुख है कभी दुख है बहुत लोगों के जीवन में। जीवन में दुख है, पहला आर्य सत्य। दुख के कारण है, दूसरा आर्य सत्य। कारण का निवारण है, अगर कारण हम समझ जाते हैं तो हम उसको दूर कर सकते हैं। यह एक साइंटिफिक फैक्ट भी है, और होप भी मिलता है कि अगर आपकी लाइफ में सफरिंग है तो सफरिंग जीवन भर रहेगा, ऐसा नहीं है। कारण को समझेंगे और कारण को फिर दूर करेंगे तो सफरिंग दूर हो जाएगी। और चौथा आर्य सत्य है कि यह जो रास्ता है दुख को दूर करने का, यह रास्ता है आनापानसति ध्यान और अष्टांग मार्ग। मुख्य रूप से अष्टांग मार्ग है, लेकिन उसमें आनापानसति ध्यान सबसे महत्वपूर्ण है। तो यह बातें तो मैं जी रहा हूं। यह उस दिन मुझे समझ में आया कि मैं पहले भी बुद्ध से मैं सीख चुका हूं। अपने पूर्व जन्मों में मैं बुद्ध का शिष्य रह चुका हूं,
और बुद्ध ने मुझे ये सिखाया है। तो जब कोई पुराना व्यक्ति मिलता है ना, तो उसकी भी एक खुशी होती है ना, एक आनंद होता है। तो वह भी एहसास साथ में है और साथ में मार्गदर्शन मिल रहा है। मतलब कई सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं। जब हम ध्यान की उस आयाम पे पहुंच जाते हैं, खुशी के आंसू जैसे स्थिति है। और सुन रखा है पतंजलि से कि मास्टर से हमें बात करनी चाहिए, मास्टर से हमें मैसेज लेना चाहिए। तो मैं भी और सवाल बुद्ध से मैंने किया कि संकल्प तो मैंने कई दिनों पहले किया था, मैंने तो आपको याद बहुत पहले किया था, और आज आप मुझे दर्शन दे रहे हैं, आज मेरे सामने आए। तो फिर उन्होंने कहा कि रेडियो होता है, रेडियो में रेडियो स्टेशन ट्यून करने के लिए उस फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करते हैं। फ्रीक्वेंसी अगर रेडियो स्टेशन की मिल जाए तब आवाज़ आती है। तो आज तुम अपने ध्यान में तुम्हारी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी मेरे से मैच करी, तब मैं तुमको बता पा रहा हूँ। जब हम एस्ट्रल मास्टर से मिलते हैं ना, कभी कभी तो खैर एस्ट्रल मास्टर्स भी अपनी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी कम करके, अगर कोई बहुत ज़्यादा प्रेयर करता है तो अपनी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को कम करते हैं। लेकिन ध्यान के माध्यम से अगर हम अपनी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर उनके लोक में पहुंच जाते हैं, या थोड़ा बहुत उनको भी नीचे आए, तो वो ज़्यादा बेहतर ढंग है कि हम अपनी ऊर्जा को बढ़ाएं। दो आदमी चल रहे हों, एक तेज चल रहा हो, एक धीमे चल रहा हो, तो तेज चलने वाले को बोलें कि तुम धीमे चलो, उसके बजाय जो धीमा चल रहा है वो अगर तेज चलने वाले के लेवल में आए तो वो ज़्यादा अच्छा है ना। ध्यान के माध्यम से हमारी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और हम किसी भी एस्ट्रल मास्टर से, खासकर अपने पूर्व जन्म के गुरुओं से संपर्क हमारा हो जाता है। पतंजलि से जब मैंने सीखा हुआ है कि मास्टर से हमें बातचीत करनी चाहिए, वो बातचीत हुई, बहुत सारी बातचीत हुई, बल्कि वो कई दिन तक होता रहा। मतलब एक दिन जो हुआ, अगले दिन के ध्यान में बैठ रहा हूँ, फिर से मेरी बातचीत हो रही है। जीसी रेड्डी सर को मैंने बताया तो उन्होंने बोला कि इसको लिखो, तो मैंने वो लिख के भी रखा है। बुद्ध के साथ बातचीत, बुद्ध के बाद फिर मैंने जब एक बार समझ में आ गया कि ध्यान में अब मैं बुद्ध से बातचीत कर सकता हूँ, तो मैंने एक्सपेरिमेंट किए। क्योंकि जीसी रेड्डी सर ने बताया हुआ था, एक किताब है मैसेज फ्रॉम 40 मास्टर्स, एक पिरामिड मास्टर ने 40 अलग अलग मास्टर से बात करी है। तो वो किताब तो खैर मैंने नहीं पढ़ी है, क्योंकि उस समय तक वो तेलुगु में थी, अब वो अंग्रेजी में आ गई है। मैंने वो किताब पढ़ी नहीं है, लेकिन यह बात तो मैंने सुनी हुई है कि हम मास्टर से बात कर सकते हैं। तो मैंने बात करने की कोशिश की और बातचीत हुई। बुद्ध से वार्तालाप करने के बाद मैंने शिरडी साईं बाबा, गुरु नानक, महाराष्ट्र के संत हैं स्वामी समर्थ महाराज, कर्नाटक के संत हैं बसवेश्वर, इत्यादि कई मास्टर से, गॉडेस सरस्वती, उनसे मैंने बात करी, बहुत कुछ सीखने को मिला। यह रोज का ये क्रम चल रहा था। फिर किसी एक मास्टर ने मुझे बताया कि जो तुम्हारे भीतर काबिलियत आ गई है, सिद्धि आ गई है, इसको सहेज कर रखो। अपनी पावर का हर दिन यूज नहीं करना होता है। जब तुम्हें मार्गदर्शन की जरूरत हो, जब तुम्हारे पास कोई ऐसा गहरा सवाल हो, तब हमें याद करना और फिर हम आएंगे। तो वह जो एश्योरेंस है, वो उसने मुझे बहुत हेल्प कर दिया कि मैं कभी अकेला नहीं हूँ। मास्टरों से बातचीत होने के साथ साथ मुझे अपने पास्ट लाइफ के आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, दूसरे लोगों में ट्रैवल करने का एक्सपीरियंस, ल्यूसिड ड्रीमिंग, संभाला के एक्सपीरियंस, ऐसे ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए, जिससे मुझे अपने जीवन में क्लैरिटी आती गई। और इन अनुभवों को जब मैं पत्री जी को बताता था, पत्री जी बस मुस्कुराते हुए सुनते थे।
मेरे पास ऐसी सोच होती थी कि पत्री जी मुझे कुछ इस मेरे अनुभव के बारे में कुछ मुझे बोलेंगे, लेकिन पत्री जी ने ज़्यादातर टाइम में बस सुन के बस मुस्कुराते थे। एक बार मैंने अपने किसी पूर्व जन्म के बारे में पत्री जी से बोला कि जो मैंने देखा क्या वो मैंने ठीक देखा? तो पत्री जी ने मुझे थोड़ा प्यार से डाँटते हुए बोलते हैं, कैसे बेवकूफ़ हैं, अपने अनुभव पे विश्वास नहीं करते? तो इस तरह से मैंने सीखा कि हाँ, अपने अनुभवों पे ध्यान में जो अनुभव होते हैं वो तो हमेशा सही ही होते हैं, उनको वक़्त के साथ हम समझ जाते हैं। अभी तक की जो जर्नी है इतनी अच्छी है और आपने इतनी चीज़ें बता दी हैं, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस, पास्ट लाइफ, लूसिड ड्रीमिंग, शंबाला, तो चीज़ को और जानना चाहते हैं। हमारे लिए भी एक और उत्सुकता बढ़ रही है कि हम इसको और अच्छे तरीके से आपसे सुनें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपने अभी बोली कि हमें अपने अनुभवों के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, जो ध्यान के माध्यम में ध्यान से, या फिर हमें एक आदत पड़ जाती है इंट्यूशन की। जब हम साक्षी बनते हैं तो हमें उसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, शंका नहीं करनी चाहिए। उसके लिए हमें और बुक्स, नॉलेज लेनी चाहिए कि जो हमने देखा या समझा वो सही था। तो उसके लिए किताबें तो आप पहले से ही पढ़ते थे, तो आपके पास बहुत अच्छे अनुभव हैं। हम आपसे पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। दोस्तों, कितनी सुंदर अच्छी जर्नी है। कैसे एक मास्टर जब अपने जीवन में अपने लक्ष्य को समझता है, जिसको वो आनंद से आगे बढ़ता चला जाता है, बट उसके पीछे एक दृढ़ विश्वास बहुत ज़रूरी है कि मुझे करना है, लगन होनी चाहिए, और वो सीखता चला जाता है। तो अभी बहुत कुछ है जानने के लिए। बने रहिए हमारे साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। धन्यवाद। पूर्ण आत्मा के अनुभव के अलावा मेरे आध्यात्मिक यात्रा में जो सबसे पावरफुल एक्सपीरियंस है वो है संभाला का अनुभव, और वह भी कई पार्ट में, कई अलग अलग मौके के दौरान है। जो शुरुआती दौर के अनुभव हैं वह तो सोलापुर में ध्यान करते हुए पिरामिड ध्यान केंद्र में ही मुझे हुआ। एक बार मुझे ऐसा लगा कि मैं एक पेड़ के रूप में हूँ और मेरी जड़ें जो हैं वो पृथ्वी पर पूरी तरह से फैली हुई हैं।